हाँ जी, हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एक सेकंड। हाँ जी, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि हम जो है अपनी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसॉल्व मतलब ख़त्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ठीक है जी, परमानेंट। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पार्टनर्स की आपस में बन नहीं रही हो, या पार्टनर्स ने अपना अपना बिजनेस खोल लिया हो, या उनका बिजनेस लॉस में जा रहा हो तो वो बंद कर रहे हो। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म बंद करने के। तो अभी तक हम ना काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, रिटायरमेंट होती है किसी पार्टनर की तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, डेथ के केस में क्या करते हैं, पार्टनरशिप रेशियो आपस में उनकी चेंज हो रही हो तो क्या हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। या हमने बेसिक पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, तो उसमें हम कैसे कैसे अकाउंटिंग करते हैं पार्टनरशिप की, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी टू अ पार्टनर। ये सब हमने मतलब हम काफ़ी लगभग सभी पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग। ठीक है ना? तो एक चीज़ रह गई, हमने पार्टनरशिप खोल ली, उसमें लोगों की एडमिशन करवा लिया, रिटायरमेंट सब करवा लिया। अब पार्टनरशिप फर्म बंद करने का टाइम आया है। अब हमें इसकी अकाउंटिंग सीखनी है। तो पार्टनरशिप फर्म अगर हम बंद करने जाएंगे तो पहली चीज़ तो क्या कि इस चैप्टर में आपके कितने अकाउंट बनेंगे, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में आपके 4 अकाउंट मैक्सिमम बनेंगे। एक आपका बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट। एक आपका बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, और एक बनेगा पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट आपके मैक्सिमम इस चैप्टर में बन सकते हैं। ठीक है ना? ये 4 अकाउंट आपने बनाने हैं। और सबसे कह लो मुश्किल या सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट अकाउंट है वो रियलाइजेशन अकाउंट है। अगर आपने ये सही बना लिया तो 99% आप बाकी अकाउंट भी ठीक बनाओगे, अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट सही बना लिया तो। अब हमको दूसरी चीज़ ये जाननी है, अब हमें पार्टनरशिप फॉर्म बंद करनी है तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी एसेट्स वगैरह हैं उनको बेचेंगे, और उससे जो पैसे आएंगे उससे जिस जिसके पैसे हमने देने हैं वो देंगे, और फिर अपना जो है पार्टनरशिप फर्म बंद कर देंगे। मतलब पार्टनरशिप फर्म अपने आप में कुछ भी नहीं है ना। पार्टनरशिप फर्म क्या है? हम 3 पार्टनर्स हैं, मान के चलो हम 3 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म खोली। तो पार्टनरशिप फर्म तो अपने आप में कोई 1 रुपया घर से नहीं लाती। पार्टनर्स पैसे लाते हैं, पार्टनरशिप फर्म में पैसे लगाते हैं और बिजनेस करते हैं, और उससे जो प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर्स को बांट देती है। इसी तरीके से चलती है ना पार्टनरशिप में अकाउंटिंग। और लास्ट में एक बात और, जो पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं हम, तो पार्टनरशिप फर्म के पास तो 1 रुपया भी नहीं बचेगा। पार्टनरशिप फर्म तो वही वाली बात होगी, खाली आई थी और खाली जाएगी। जैसे इंसान जो है खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म भी ऐसी थी। अपने आप में पार्टनरशिप फर्म की कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी है। अच्छा चलो, अभी तो कुछ लिखा भी नहीं, इतना इम्पोर्टेंट अभी होने दो, कोई बात नहीं। अभी तो मैंने आप लोग सुनो। ठीक है, जितना बोला अभी तक समझ आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ? कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, अपने आप में कुछ भी नहीं है। अपने आप में वो क्या कहें, पार्टनरशिप फर्म जो है अपने अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करती। पार्टनरशिप फर्म कोई इंसान थोड़ी है। पार्टनरशिप फर्म तो एक हमारे जो 3 पार्टनर है वो मिलके जो बिजनेस कर रहे हैं, उस ऑफिस को कह सकते हैं कि यार ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म जब हमने बिजनेस खोला था तो बिजनेस के पास तो 0 रुपए थे, हम पार्टनर्स ने पैसे लगाए थे। और क्या नाम है, आज जब पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म के पास जितने पैसे आए हैं वो मतलब उससे लेके और अपना तीनों पार्टनर्स बांट लेंगे, और अपना उसको लॉक लगा देंगे पार्टनरशिप फर्म को। कल से मतलब वो बंद हो जाएगी, अब कोई पार्टनरशिप फर्म में आएगा नहीं। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जब आप एसेट्स बेच के पैसे वो करोगे, अपने पैसे लाओगे जब एसेट्स वगैरह बेच के, तो इसमें जो सबसे पहले है ना, उसको किसको पैसे दोगे आप? जो पैसे आएंगे वो आप दोगे जो आपने बैंक से लोन ले रखा है, या जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे वापस करोगे, है ना? मतलब एसेट्स बेच के आप सबसे पहले किसके पैसे वापस करोगे? जो आपकी आउटसाइडर लाइबिलिटीज हो गई, मतलब जिनको आपने उधार, जिनसे आपने उधार ले रखा था, जिनके पैसे देने थे, उनको पैसे दोगे। उसके बाद आप किसको पैसे दोगे? जो आपने पार्टनर से लोन ले रखा है। तो जो आपने पार्टनर से लोन ले रखा है, ये पार्टनर्स लोन,
अगर वो क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई लाइबिलिटी साइड में पार्टनरशिप फर्म ने, आप जब मैं कहता हूँ आपने मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ, तो अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से कोई लोन वोन ले रखा है तो वो वापस करेंगे उसके बाद, और उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो हम किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को। ऑब्वियसली किस रेशियो में, तो जो भी उनका मतलब पार्टनर्स जो कैपिटल होएगी वो उस टाइम देखेंगे कि कैसे बांटने हैं। तो जो पैसा बच जाएगा इन लोगों को बांटने के बाद, उसके लास्ट में पार्टनर जो पार्टनर्स होंगे उनको पैसा बटेगा। और जब पार्टनर्स को पैसा बटता है तो ऑब्वियसली किस अकाउंट में जाके बटता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये आपकी एक तरीके से प्रेफरेंस रहेगी, सबसे पहले आपने इनके पैसे पे करने हैं, फिर उसके बाद इनके पे करने हैं, उसके बाद जो बचेगा फिर वो इनको जो पार्टनर्स हैं उनको पैसे। ऑब्वियसली घर वाला जो इंसान है जो पार्टनर, वो तो घर के बंदे हैं ना पार्टनरशिप फर्म के लिए, उनको लास्ट में पैसा मिलेगा ना, पहले तो जो भाई हमारी बाहर की उधारी है उनको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी प्रेफरेंस रहती है पे करने की। ठीक है, अब अगली बात, मैंने लास्ट आपने बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब हम जब अकाउंटिंग, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, हम बिजनेस ओपन नहीं कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो हमारे जो है ना, आपको पता होगा बहुत सारे लेजर अकाउंट खुल गए होते हैं। कितने लेजर खुल गए होंगे, जितनी हमारे पास एसेट्स हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर या और भी जितने भी एसेट्स हैं हमारी, तो सबके लेजर ओपन हो रखे हैं ना, जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ सबके लेजर खुले होंगे, सबके अकाउंट खुले होंगे हमारी पार्टनरशिप फर्म में, हमारे बिजनेस में। ऐसी लाइबिलिटीज होंगी बहुत सारी, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन, या और कोई बैंक ओवरड्राफ्ट, या कोई भी बहुत सारे मतलब हमारी लाइबिलिटीज हो सकती है, तो उनके अकाउंट ओपन होंगे। जितने भी हमारे खर्चे वगैरह हैं, इनकम है, सबके अकाउंट ओपन हो रखे होंगे। तो आप मुझे बताओ, अब हम जब अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, तो हमें जितने भी ये अकाउंट है उनको बंद करना है ना, मतलब उनको क्लोज करना है। जितने हमारे अकाउंट है, जैसे फर्नीचर अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है, लोन अकाउंट है, जितने सारे हमारे अकाउंट है, अब हमको इन सबको खत्म करना है। क्यों क्यों खत्म करना है, क्योंकि अगर कोई ओपन रहेगा इसका मतलब वो हमारे बिजनेस में रह जाएगा। तो हमें तो क्या करना है, सब कुछ क्लोज करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आप याद रखना, हमारी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, हम उनका नाम चेंज करके क्या नाम रख देते हैं उसका, रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपके पास मान के चलो 3 एसेट है, हम 3 एसेट में ले लेते हैं, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग। ठीक है, अभी हम ये लेके चलते हैं, मान के चलो आपके पास ये 3 एसेट्स हैं, तो आपके इनके अकाउंट खुले होंगे ना, आपके बिजनेस में, आपके अकाउंटिंग में इनके अकाउंट खुले होंगे। तो आपने क्या करना है, इन तीनों अकाउंट को, या जो और भी आपके पास एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, उन सबको चेंज करके, या चेंज कर लो या ऐसे समझ लो, मतलब आपके समझने वाली बात है जैसे आप समझ सको, इन अकाउंट के नाम चेंज करने हैं, या इन ये जितने भी आपके एसेट्स हैं इनको एक नए अकाउंट में डाल देना है और इनको ख़त्म कर देना है। मतलब अब आज से फर्नीचर आपका किस नाम से पुकारा जाएगा, रियलाइजेशन के नाम से। स्टॉक किस नाम से पुकारा जाएगा, रियलाइजेशन। बिल्डिंग किस नाम से पुकारी जाएगी, रियलाइजेशन। तो आपने देखो क्या करा आपने भी, मैंने आपको क्या बोला, आपको अपने अकाउंट जो है लेजर है कम करने, खत्म करने, बंद करने हैं। तो आपने तीनों अकाउंट बंद कर दिए, उसकी जगह इन तीनों का नाम क्या रख दिया आपने, रियलाइजेशन अकाउंट। या मैं दूसरी लैंग्वेज में ऐसे कह सकता हूँ कि देखो आपने क्या करना है, फर्नीचर को, स्टॉक को, बिल्डिंग को बेचना है, क्योंकि आप अपना क्या कर रहे हो, बिजनेस बंद कर रहे हो, तो आपने इनको बेचना है। तो आपने इनको बेचना है, तो एक ना प्रोसीजर है, जब हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो एक प्रोसीजर है कि आप इन तीनों एसेट्स को अपने जो आपके बिजनेस में पड़ी है ना, ये आपका क्या है, बिजनेस है, तो आपने इसको अपने बिजनेस से हटाना है, आपने आपको इसको अपने बिजनेस से उठाना है, अपने बिजनेस से निकालना है, और एक दूसरे कमरे में ले जाना है जो आपके बिजनेस के बाहर है, और उस कमरे का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने अपनी जितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको अपने बिजनेस से उठा के निकाल के एक नए अकाउंट में डालना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। या आप ऐसे समझ लो कि इनके नाम चेंज करके आपने क्या करना है, रियलाइजेशन कर देना है। देखो आपने 3 अकाउंट के नाम बदल के क्या कर दिए, रियलाइजेशन। जहाँ आपके 3 अकाउंट थे अब एक रह गया, तो कम कर दिए ना हमने, और बाद में इसको भी ख़त्म कर देंगे। जब हमारा बिजनेस ख़त्म होगा इस अकाउंट को भी ख़त्म कर देंगे। तो हमारे लिए डिसोल्यूशन करना थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि हम सारे अकाउंट ख़त्म करते जाएंगे। और ये तो मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। एक बिजनेस में तो पता नहीं 10-12 एसेट्स होती हैं, 10-12 लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो उन सब के नाम आप क्या कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक बात समझते हैं, अगर आप फर्नीचर अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में चेंज करोगे तो कोई जर्नल एंट्री होगी ऑब्वियसली। तो आप क्या करोगे, बिजनेस को अपने फर्नीचर से निकाल रहे हो तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कि अपने बिजनेस से जब आप एसेट निकाल रहे हो
तो एसेट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो आपकी एंट्री होगी टू फर्नीचर अकाउंट। और डेबिट किसको कर दोगे, अब आपका फर्नीचर का नाम बदल के क्या हो चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट कितने रुपए की जो भी लिखी होगी फर्नीचर, मान के चलो 40,000, तो 40,000। ऐसे स्टॉक की भी एंट्री क्या होगी, स्टॉक आपका एसेट है, कम हो रहा है आपके बिजनेस से, तो स्टॉक को क्रेडिट कर दोगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे। मतलब जितने भी एसेट्स हैं उनको क्रेडिट करते जाओगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते रहोगे। अब मैं अगर आपको कहूँ कि आपके पास 40,000 रुपये का क्या है, तो आप ये मत कहना मेरे पास 40,000 रुपये का फर्नीचर है। अब आप कहोगे 40,000 का मेरे पास रियलाइजेशन अकाउंट है, ऐसे कहोगे। अब आपको कहूँगा आपके पास स्टॉक है कि, आप कहोगे नहीं सर स्टॉक नहीं है हमारे पास तो रियलाइजेशन अकाउंट है 30,000 रुपये का। अगर स्टॉक 30,000 का है तो आप कहोगे रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 का। मतलब आपने क्या कर दिया, ये नाम चेंज कर दिए, ठीक है ना। ऐसी लायबिलिटी की बात करते हैं, मान के चलो आपके पास लायबिलिटी है क्रेडिटर्स के नाम से। अब ये भी आप अपने बिजनेस से क्या कर रहे हो, निकाल के रियलाइजेशन अकाउंट में ले जा रहे हो। तो जब आपकी क्रेडिटर्स लायबिलिटी कम होती है, तो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, अगर आप लोगों को पता हो। तो लायबिलिटी कम करूंगा, अपने बिजनेस से हटा रहा हूँ, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, और मैंने इस लायबिलिटी को क्रेडिटर का नाम बदल के क्या कर दिया, रियलाइजेशन रख दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट की मेरी नई लायबिलिटी बन गई। जैसे फर्नीचर नाम की जो एसेट थी उसका नाम बदल के मैंने क्या एसेट रख दिया, उस एसेट का नाम क्या कर दिया, रियलाइजेशन कर दिया। ऐसे क्रेडिटर्स का नाम बदल के मैंने क्या कर दिया, दूसरी लायबिलिटी बना दी जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, मान के चलो 50,000 रुपये से। तो इस तरीके से आपको जितनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं सबका नाम बदल के क्या करना है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट रखना है। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है इसमें। अब बात करते हैं आगे की। अब ये तो आपको समझ आ गया। फिर मैंने कहा था कि अच्छा जनरल रिजर्व का क्या करेंगे। जनरल रिजर्व, या आपको बैलेंस शीट दी होगी क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व के अलावा आप मान के चलो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दे रखे होंगे। तो इनका क्या करोगे, इनका वही करना है जो आपने बाकी के चैप्टर्स में करा है। बाकी के चैप्टर्स मतलब रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन और चेंज इन पीएसआर, उसमें आप क्या करते थे, इनको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते थे। फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व को बांटोगे तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स हैं ए बी सी सबके नाम आ जाएंगे। और किस रेशियो में बांटोगे, मैंने लास्ट क्लास में भी पूछा था, एक बार फिर से पूछता हूँ, ओल्ड रेशियो में बांटोगे या न्यू रेशियो में बांटोगे, कोई जवाब देना चाहेगा। इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। लेकिन हिमांशु ने लास्ट क्लास में भी बोला था, लेकिन आज थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आप। हाँ ये बोलना था, इसमें तो ओल्ड और न्यू का कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ नहीं तो ओल्ड का मतलब ऐसा लग रहा है कि पुरानी, इसको ना नई भी होगी। तो आपने कल सही जवाब दिया था, परसों आज थोड़ा सा ऐसे घुमा के जवाब दे दिया। चलो कोई नहीं, मतलब मेरे को पता है, पर आपको समझ है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। मेन तो वही है, आप लोगों को समझ होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। हिमांशु और आयुष यही कहना चाह रहे हैं कि सर इसमें तो एक ही रेशियो होगी ना, इसमें न्यू रेशियो का तो कोई सवाल ही नहीं है। तीनों पार्टनर है और वो पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं, तो इसमें नई रेशियो का पुरानी रेशियो का तो कोई बात ही नहीं है। एक ही रेशियो होगी जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, और उसमें इसको बांट देंगे जो भी रेशियो क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो ये इनकी मतलब कि प्रॉफिट या लॉस कोई रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी, तो वो ये होगी। फिर फिर अब एक ये पूछना था मुझे कि गुडविल का क्या करेंगे। मैंने शायद लास्ट क्लास में पता नहीं पूछा था या नहीं पूछा था, गुडविल का क्या करेंगे। गुडविल का कोई बताएगा क्या करेंगे। राइट ऑफ कर दूं, बाय मतलब बांट दूं, मतलब राइट ऑफ कर दूं, ये कह रहे हो, क्या करूं मैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें आप मेरी बात सुनो। इसमें जब आपको गुडविल दे रखी होगी ना, आपको, हाँ बैलेंस शीट में दे रखी होगी। हाँ बैलेंस शीट में दे रखी होगी ना गुडविल, उसको क्या करोगे आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दोगे। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है, ये करना है आपको। हाँ लेकिन इसको, हाँ लेकिन मैंने कहा था कि प्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे करना है। तो गुडविल अकाउंट आपके रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी, याद रखना। क्योंकि मैंने आपको मतलब जो थोड़े से ऐसे जिनमें प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ।
तो गुडविल का क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो मैंने अभी तक आपको जब चैप्टर पढ़ाया था चेंज इन पीएसआर, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट और फिर डेथ, ये जो 4 चैप्टर है, जब ये चैप्टर मैं आप लोगों को यहाँ लिखवाता था तो मैं कहता था कि ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म है। तो मैं कहता था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि एक तरीके से नई फर्म बन रही है दोबारा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जो चैप्टर है, इसको नहीं कहोगे आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये दोबारा थोड़ी बन रही है फर्म, ये तो बंद ही हो रही है। तो इसलिए इसमें वो 5 स्टेप फॉलो नहीं होंगे जो आपने पिछले 4 चैप्टर में पढ़े हैं, उनमें ये 5 स्टेप फॉलो नहीं होंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, ये सब इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म नहीं है। और अभी तक हमने पिछले जितने चैप्टर पढ़े हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म थे। इसलिए उन 4 चैप्टर में वो 5 स्टेप फॉलो होते थे जो आप लोगों को, अब तो मेरे को लगता है, बहुत अच्छे से याद होंगे। तो इसलिए अब इस चैप्टर को उनसे मत कंपेयर करना कि सर उसमें तो हम ऐसा करते थे। वो अलग चैप्टर थे भाई, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म था, ये डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म है। इसमें नई फर्म नहीं बन रही दोबारा, ऐसा हम नहीं मान रहे, इसमें तो बंद ही हो रही है। तो इसलिए इसमें ये अकाउंट बनेंगे, तो इस चीज़ को याद रखना। और अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, उसका जो फॉर्मेट है वो बनाना सिखा रहा हूँ। उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, अब हम बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, इसका फॉर्मेट बना रहे हैं, तो आप बड़े ध्यान से देखना। इसी में पूरा चैप्टर छुपा हुआ है। अगर ये आपने अच्छे से सीख लिया तो आप समझो आपका 90% चैप्टर ख़त्म, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से सीख लिया। चलो जी, रियलाइजेशन अकाउंट है ये, और इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट से कंपेयर मत करना। रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल अलग होते हैं और ये रियलाइजेशन अकाउंट बिल्कुल अलग है। हाँ, ये एक चीज़ कॉमन है कि भाई ये साइड बड़ी आएगी तो हमें प्रॉफिट होएगा, फिर यहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। और अगर ये वाली साइड बड़ी आएगी, डेबिट मतलब लॉस वाली साइड बड़ी आएगी, तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल। ये चीज़ तो खैर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होती है, सब में होती है। तो इसको याद रखना आप लोग। बाकी अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हाँ, थोड़ा-सा बनता है बड़ा, अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा-सा बनता ही है बड़ा, ठीक है ना? बाकी तो मैं तो आपको इसमें सब कुछ ही सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने फॉर्मेट थोड़ा और बड़ा बनाया है। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना बड़ा आया है। हालाँकि एग्ज़ाम में आपको ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रियलाइज़ेशन अकाउंट का, मतलब जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का आता है। और बहुत ही आसान चैप्टर है, अभी हम करेंगे तो आपको पता चलेगा। चलो मैं रियलाइज़ेशन अकाउंट बनाना शुरू कर रहा हूँ, ज़रा समझना ध्यान से। तो रियलाइजेशन अकाउंट में मैं जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपने देखो क्या करना है, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होंगी और फिर नीचे आपको एडजस्टमेंट दी होगी, जैसा कि बाकी चैप्टर्स में भी अभी तक आपने पढ़ा है। आपको बैलेंस शीट दी होती थी, फिर नीचे एडजस्टमेंट दी होती थी। तो यहाँ भी वही होगा, ऊपर बैलेंस शीट दे रखी होगी, नीचे एडजस्टमेंट्स होंगी। हाँ, बट यहाँ की एडजस्टमेंट बिल्कुल डिफरेंट होंगी जो आपने अभी तक चैप्टर पढ़े हैं, क्योंकि ये उससे बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। उन चारों चैप्टर को तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वो एक जैसा चैप्टर लगता है मुझे। उसमें आपने वो 5 स्टेप को पकड़ लो और उनको फॉलो करते जाओ बस, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। उसमें वो जो मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं उनको पकड़ो और स्टार्ट हो जाओ क्वेश्चन करना। उसमें आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। और वो चारों चैप्टर कॉमन से हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। ऑब्वियसली 4 चैप्टर है तो थोड़ा में थोड़ा तो डिफरेंस होगा, बट मैंने कोशिश करी है कि वो चैप्टर आप लोगों को ऐसे करा दिया कि भाई आपको, हमें भाई सर ने बताया है कि 5 स्टेप है, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करना है। कई स्टूडेंट को यही नहीं समझ आता क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, बट आप लोगों को पता है कि कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। फिर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, फिर आपका खुद ही हाथ चलता रहेगा और आप वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम इसमें कैसे शुरू करेंगे, क्वेश्चन में आप लोगों को साथ साथ बता भी रहा हूँ। आप क्या करोगे, बैलेंस शीट देखोगे पहले। अब बैलेंस शीट की एसेट साइड को देखोगे। बैलेंस शीट की एसेट साइड देखोगे तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या कहा था, सारी एसेट्स को चेंज करके उसका नाम क्या कर दो, रियलाइजेशन कर दो। या दूसरी लैंग्वेज में मैं यूं भी कह सकता हूँ, सारी एसेट्स को किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अगर हम जितनी भी एसेट है, अभी एक ही समझ लेते हैं, फर्नीचर। तो एंट्री क्या करी थी हमने, जब फर्नीचर को रियलाइजेशन अकाउंट में डाला था तो हमने एंट्री करी थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो आपको मैं एक कॉमन फॉर्मेट बता रहा हूँ अभी, तो आप क्या करोगे, टू सन्ड्री एसेट्स। अब जितनी एसेट्स है ना जो आपके बैलेंस शीट में, वो सारी यहाँ लिख दोगे। मैं 2-3 के एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। फर्नीचर,
डेटर्स, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, और भी बहुत सारी आपकी एसेट्स होंगी, आपने सारी लिखनी है। अब मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ कि कौन सी नहीं ले जानी। कुछ एसेट्स बैलेंस शीट से आपको इस अकाउंट में नहीं लेके जानी, वो क्या है जरा वो समझ लो। कैश या बैंक, कैश या बैंक दे रखा होगा वो नहीं ले जाना। क्यों नहीं ले जाना? अभी मैंने आपको बताया उसका क्या बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट का क्या बनेगा, अलग से लेजर बनेगा। तो जो कैश और बैंक का जो बैलेंस दे रखा होगा ना आपको बैलेंस शीट में, तो वो तो कैश या बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी करके आ जाएगा। तो इसलिए कैश और बैंक अकाउंट नहीं आएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट में। हाँ जी, नहीं बाकी तो जो मैंने लिखे वो तीनों एसेट नहीं है ना, उसमें से इन चार में से सिर्फ कैश बैंक ही एसेट है ना, बाकी एसेट थोड़ी है। पार्टनर्स लोन एसेट थोड़ी है, पार्टनर्स कैपिटल जो है वो एसेट थोड़ी है। अभी सिर्फ कैश और बैंक की बात कर रहे हैं, अभी हम एसेट की बात कर रहे हैं कि कौन सी एसेट नहीं जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में, कौन सी। ये सारी आएंगी, फर्नीचर, डेटर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, मतलब एटसेट्रा। मैं यहाँ एटसेट्रा लिख देता हूँ, बहुत सारी होंगी, उसकी मैं लिस्ट नहीं लिख के आ सकता, वो तो बहुत सारी होती है, सारी लिखनी है। अब मैं बता रहा हूँ कौन सी नहीं लिखनी है। एक तो कैश बैंक नहीं लिखनी, क्यों, उसका लेजर बनेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस जो एसेट साइड में लिखा होता है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आप नहीं लेके जाओगे। क्लियर है? ये चीजें हो गई। कैश बैंक का जो बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस मतलब जो एसेट में लिखा होता है लॉस, वो नहीं लेके जाओगे। ये कहाँ लेके जाओगे? ये आप उनके कैपिटल अकाउंट में लेके जाओगे। प्रॉफिट या लॉस कहाँ पे लेके जाओगे? अभी हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले। ये आप कहाँ लेके जाओगे? उनके कैपिटल अकाउंट में ले जाओगे, पार्टनर्स के। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी एक लॉस होता है, ये भी कहाँ ले जाओगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ नहीं लिखोगे, मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। तो मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट, मतलब इन ये जो जितनी भी हैं ऊपर 1 2 3, इनको छोड़ के बाकी सारी एसेट्स यहाँ पे आएंगी, पहली चीज़। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ कौन कौन सी आएंगी? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ या लायबिलिटीज़, वो कौन कौन सी आएंगी ज़रा वो समझ लेते हैं अब। तो आप सुनना, जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज़ हैं, जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज़ हैं, आउटसाइडर लायबिलिटीज़ क्या क्या हो गई, थोड़ा सा एग्जांपल लिखता हूँ, और एक आधे में ना आपको पेपर में क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे चीज़ें दे देंगी लायबिलिटी, जो आपको लगेगी कि नहीं यार ये तो आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं लग रही मुझे, लेकिन वो आउटसाइडर लायबिलिटी होगी। वो कौन सी होगी अभी वो मैं डिस्कस करता हूँ, पहले नॉर्मल लिख देता हूँ। आउटसाइडर लायबिलिटी आपकी क्या क्या आएगी? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन या कोई दूसरा लोन, है ना, और आपका क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया। और आपको एक एसेट साइड में लिखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लिखा होता है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स के नीचे लिखा होता है माइनस में। तो माइनस में लिखने का मतलब है, एसेट में माइनस लिखने का मतलब है कि वो लायबिलिटी है एक तरीके से, तभी तो आप एसेट में से माइनस करते हो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आप लिखोगे इस साइड में, ठीक है। वो हो गया। अब एक जो कंफ्यूजन वाला होता है पहले वो समझो। कभी कभार ना लिखा होगा ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे वांट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, ऐसे करके आपको क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है। उसमें ना फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा होगा मिसेज ए लोन। लायबिलिटी साइड में क्या लिखा होगा? एज लोन नहीं लिखा होगा, मतलब वो भी चलो लिखा हो सकता है, डिफरेंट चीज है। मिसेज ए लोन, मिसेज बीज लोन या मिसेज सीज लोन। तो अब आप देख के कहोगे कि यार ये तो आउटसाइडर लोन नहीं लग रहा, ये तो पार्टनर का लोन है। पर ये पार्टनर का लोन नहीं है, उसकी वाइफ ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया हुआ है। तो अगर मिसेज एज लोन लिखा हो तो आप ये गलती से बिल्कुल मत समझ लेना कि ये तो आउटसाइडर लोन नहीं है, ये तो पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया हुआ है, तो ये तो घर के बंदे ने दिया हुआ है। नहीं, पार्टनरशिप फर्म के लिए उसके सगे कौन है? ए बी और सी जो है वो उसके सगे हैं, वो उसके अपने हैं। उसके अलावा जो उसकी वाइफ भी है ना, ए की वाइफ, ब्रदर, फ्रेंड जो है, ये सब, तो ये सब आउटसाइडर हैं। तो अगर आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा हुआ लिख गया, ऐसे आ गया मिसेज ए लोन, मिसेज बी लोन या मिसेज सी लोन, ऐसे मिसेज करके आ गया, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझ जाना कि ये एक आउटसाइडर लोन है। पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर्स की वाइफ आउटसाइडर है। तो अब मैंने और यहाँ क्या कहा है, यहाँ पे कौन सी लायबिलिटी आएंगी? आउटसाइडर लायबिलिटी। तो अगर लिखा हो मिसेज,
अभी मैं ए लिख देता हूँ, मिसेज एज लोन। तो आप समझ जाना कि अगर किसी की वाइफ ने लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म को, तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी आएगी यहाँ पे। और अब अगर मैं कहूँ बीज लोन लिखाओ, तो बीज लोन का मतलब है कि बी ने लोन दिया हुआ है फर्म को, तो बी तो अपना बंदा है फर्म का, तो उसका जो है वो आउटसाइडर लोन नहीं होगा और वो यहाँ नहीं आएगा। तो वो कहाँ जाएगा, उसके लिए देखो जरा, मैंने ये बनाया था, मैंने क्या कहा है, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाएंगे। तो अगर दे रखा होगा कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाएंगे। और पार्टनर्स लोन अकाउंट जब बनाएंगे, तो उसमें जो पार्टनर का लोन होगा, जैसे बीज लोन लिखा होगा, तो पार्टनर जब बीज लोन अकाउंट बनाएंगे, तो उसकी क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। जैसे कैश अकाउंट का या बैंक अकाउंट का बैलेंस हमने क्या लिखा था, टू बैलेंस बीडी लिखा था ना इस अकाउंट में, ऐसे जब बीज लोन अकाउंट बनाएंगे तो लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, और वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। बी का लोन फर्म के लिए आउटसाइडर लोन नहीं है, लेकिन मिसेज बीज लोन या मिसेज एज लोन वो आउटसाइडर है, तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल ये छोटी छोटी चीजें आप लोग अगर ध्यान रखोगे, तो आप इस चैप्टर में, इस रियलाइजेशन अकाउंट में बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, अगर आप लोग इसको ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हो और उसको फिर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज और यहाँ आएगी, वो मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूं। वो चीज क्या है, बड़े ध्यान से समझना। अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा कि जितने भी रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या पी एंड एल अकाउंट, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या किसी और नाम से कोई रिजर्व होगा, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि वो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो डायरेक्ट। बोला है ना आप लोगों को मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अब बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई ऐसा रिजर्व दे रखा है आपको लायबिलिटी साइड में, जैसे होते हैं ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, या कोई और रिजर्व, अगर कोई ऐसा रिजर्व आपको दे रखा है लायबिलिटी साइड में, जिसके अगेंस्ट में उसकी एसेट भी होती है, जिसके अगेंस्ट में उसकी एसेट भी होती है, ऐसा कौन सा रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप लोगों को अच्छे से पता है क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जिसके अगेंस्ट में उसकी एसेट भी होती है बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट के नाम से, सबको पता है ना। तो जब भी आप बात याद रखना, जब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा होता है ना लायबिलिटी साइड में, तो 110% कंफर्म है कि एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी लिखा होगा। और आपने अभी पिछले 3-4 चैप्टर पढ़े, आपने उसमें गौर करा होगा, नहीं करा होगा गौर तो आप देख लेना। तो जितने भी आपके जो ये वाले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, तो उसके अगेंस्ट में उसकी इन्वेस्टमेंट भी जरूर दी होती है, क्योंकि वो एसेट है वहां पर, तभी तो उसका रिजर्व बनाया गया है। तो जब भी ऐसा कोई रिजर्व हो जिसके अगेंस्ट में उसकी एसेट हो, लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उस केस में उस रिजर्व को, अभी हम एग्जांपल में समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, तो ऐसे जो भी हमारे रिजर्व होंगे जिसके अगेंस्ट में उनकी एसेट होती है, उनको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, जैसा कि मैंने अभी बाकी चीज़ों के लिए बताया है, बाकी रिजर्व के लिए बताया है कि उनको तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर कोई और दूसरा ऐसा रिजर्व जिसके अगेंस्ट में उसकी एसेट होती है बैलेंस शीट में, उन रिजर्व को आप यहीं लिखोगे बाय, मतलब कि बाय क्या, बाय लायबिलिटी लिख दिया, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्यों, क्योंकि इसकी एसेट भी यहीं आई है। इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जिसके अगेंस्ट में ये बनता है, जिसके एसेट के अगेंस्ट में ये बनता है, वो एसेट यहाँ आई है इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए जो इसके रिगार्डिंग कोई जो रिजर्व बना हुआ है वो भी यहीं आएगा, ये बात आप याद रखना। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ आएगा। ठीक है जी, या कोई और भी ऐसा रिजर्व हो, आगे हम उसकी बात करेंगे कि ऐसा और कोई रिजर्व हो सकता है कि जिसके अगेंस्ट में उसकी एसेट यहाँ पर आए और उसको यहाँ लिखेंगे।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर बाकी रिजर्व नहीं लिखा, जनरल रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारे कहाँ जाएंगे, बाकी जो जितने भी रिजर्व प्रॉफिट लॉस है वो कहाँ जाएंगे, सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। अब आपने पहला काम खत्म कर दिया। मैं देखो ये चैप्टर भी कोशिश करता हूँ स्टेप वाइज कराऊँ। तो पहला स्टेप आपने खत्म कर दिया, जितनी बैलेंस शीट में एसेट थी वो यहाँ लिख दी, जितनी लायबिलिटीज थी वो यहाँ लिख दी। अब अगला हम काम क्या करते हैं, अब हम जो नीचे एडजस्टमेंट रखी होती है ना उनको पढ़ते हैं, और जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा होता है वैसा वैसा हम करते हैं। अब एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखा होगा जरा उसको सुनना ध्यान से। आपको लिखा होगा कि हमने फर्नीचर इतने रुपए में बेच दिया, डेटर्स इतने रुपए में बेच दिए, मतलब इतने रुपए उनसे रिकवर हो गए डेटर से, गुडविल जो है इतने रुपए में बेच दी या नहीं भी बेची, बाद में बात करेंगे, या इन्वेस्टमेंट हमने, या इन्वेस्टमेंट ए ले गया। क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ए ले गया या बी ले गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में अलग अलग एडजस्टमेंट दे रखी होंगी। तो आपने ऐसे केस में क्या करना है जरा समझना। एसेट यहाँ लिखी है ना आपने, जब बेचेंगे तो इस साइड आएगी, और ऐसी जब लायबिलिटी आपने यहाँ लिखी है, जब पे करेंगे तो उसके क्रॉस में आएंगी। और देखो बड़ा सिंपल सी बात है, जब आप एसेट बेचोगे तो एंट्री क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है? अगर मैं फर्नीचर बेचूंगा तो एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री बता सकता है कोई? बताओ। हाँ, अकाउंट कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। गलत जवाब। कोई और बताना चाहेगा? गलत जवाब है ये तो। पर यस 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 यस, बिल्कुल सही जवाब। अब सही बोला है आपने। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने फर्नीचर का नाम बदल के क्या कर दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट कर दिया था। तो अब जब मैं फर्नीचर बेचूंगा तो मैं फर्नीचर के नाम से नहीं बेचूंगा उसको, मैंने फर्नीचर अकाउंट तो अपने बिजनेस में बंद कर दिया, और फर्नीचर अकाउंट के बदले ही तो मैंने उसका नाम क्या रखा है, रियलाइजेशन अकाउंट रखा है। तो इसलिए मैं जो भी एसेट बेचूंगा तो उसमें मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी, अभी बैंक से मान के चलते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेटर से पैसे आएंगे, एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। गुडविल अगर बेचता हूं उससे पैसे आएंगे तो एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो ये एंट्री नहीं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि मैंने इन सब के नाम बदल के क्या रख दिए हैं आज से, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा फर्नीचर और डेटर से हमें पैसे आए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और हमने क्या क्या बेचा है उसका नाम लिखेंगे। हमने बेचा है फर्नीचर और डेटर्स, डेटर्स मतलब बेचे नहीं है, डेटर्स हमें पैसे आए हैं। तो फर्नीचर में यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखोगे आप, जो आपकी बैलेंस शीट में दे रखा होगा, मान के चलो 40,000 रुपए, यहाँ पे तो वही लिखोगे आप। अब जरूरी थोड़ी है फर्नीचर 40,000 का बिका हो, क्या पता 50-60 हजार का बिका हो, और क्या पता 20,000 का बिका हो। तो जो क्वेश्चन में लिखा होगा एडजस्टमेंट में कि आपका फर्नीचर जो है इतने रुपए का बिका है, तो आप वहाँ पे वो अमाउंट लिख दोगे। मान के चलते हैं 30,000 का बिका है, और डेटर्स मान के चलो आपके 50,000 के हैं, और पता चलता है आपको कि डेटर से आपको 45,000 रुपये मिले हैं, तो आप यहाँ उतने लिखोगे। तो ये क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि कितने में वो मतलब उनसे पैसे रियलाइज हुए हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए मान के लिखो, चला ऐसे लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो वो ए ले गया। तो अब मुझे कोई बता सकता है अगर इन्वेस्टमेंट ए ले जाएगा, ए एक पार्टनर है आपका, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी? अगर ए, वेरी गुड, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए की कैपिटल हम कम कर देंगे। अगर वो से अगर ए जो है वो इन्वेस्टमेंट ले गया है तो वो हमें पैसे थोड़ी कर देगा पार्टनरशिप फर्म को। आपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, वो पैसे नहीं देता, वो कहता है जो आपके पास मेरा खाता चल रहा है ना कैपिटल के नाम से, मेरे जो आपके पार्टनरशिप फर्म को कहता है जो आपने मेरा खाता खोला हुआ है ना कैपिटल अकाउंट के नाम से, उसमें एडजस्ट कर लेना ये जो मैं इन्वेस्टमेंट ले जा रहा हूँ। तो हम उसमें एडजस्ट करेंगे, तो जब वो हमसे इन्वेस्टमेंट ले जाएगा तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट कम करेंगे, और कैपिटल अकाउंट कम करने का मतलब है उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री बोली हिमांशु ने, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो बिल्कुल ठीक, एज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू इन्वेस्टमेंट करते, लेकिन हमने इस इन्वेस्टमेंट का नाम बदल के क्या कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसलिए हमारी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे वो क्या ले जा रहा है, इन्वेस्टमेंट, और मान के चलो वो ले जा रहा है 25,000 में,
और एक्चुअल में थी कितने की, वो 20,000 की, पर वो कह रहा है मैं 25,000 के हिसाब से ले जा रहा हूँ, तो वो 25,000 के हिसाब से ले जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं लायबिलिटी की। अब लायबिलिटी के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी अब आप पे करना शुरू करोगे, तो लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये नहीं कहोगे आप क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स का नाम बदल के आपने क्या कर दिया, रियलाइजेशन कर दिया, तो इसलिए आपकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अब आप यहाँ लिखोगे कि हमने भाई क्रेडिटर्स पे कर दिए, और मान के चलो आपने बैंक लोन भी पे कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, क्रेडिटर्स पे कर दिए और बैंक लोन भी पे कर दिया। अब जितने रुपए भी लिखा होगा क्वेश्चन में, अभी मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप पे कर दोगे। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे इसका टोटल कर दोगे, जैसे 75,000 जो भी होगा। ठीक है, चलो आप समझ गए मेरी बात। लायबिलिटी भी हम पे कर देंगे, लायबिलिटी इस साइड पे करेंगे और एसेट बेचेंगे तो इस तरफ। अब मान के चलो क्वेश्चन में लिखा है, ए कहता है ये जो मिसेज ए लोन है ना, मतलब कि जो मेरी वाइफ ने लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म ने वो वापस तो करना है मेरी वाइफ को, ए को, मतलब ये जो मिसेज ए हैं उनको वापस करना है क्योंकि उधार लिया है। तो ए कहता है पार्टनरशिप फर्म को कि पार्टनरशिप फर्म आपके बिहाफ पर ना मैं पे कर देता हूँ अपनी वाइफ को जो उनका लोन आपने ले रखा है, लेकिन क्या ए फ्री में करेगा पे, या वो कहेगा मेरे खाते में एडजस्ट कर लेना, या वो फ्री में कहेगा मेरी वाइफ है चलो मैं पे कर देता हूँ। बताओ, वो कहेगा कि मेरे कैपिटल अकाउंट में इसको एडजस्ट कर देना, मैं पे कर रहा हूँ लेकिन फ्री में नहीं पे करूंगा, मेरे जो है कैपिटल अकाउंट में इसको एडजस्ट कर देना। तो करना चाहिए उसको या फर्म को नहीं करना चाहिए एडजस्ट, आप लोगों को क्या लगता है, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ जैसे ए ने जो है ना, ए ने क्या करा था, इन्वेस्टमेंट ली थी, तो उसकी कैपिटल कम कर दी थी ना फर्म ने क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट ली थी। अब मेरा सवाल ये है कि पार्टनरशिप फर्म ने मिसेज ए से, मतलब ए की वाइफ से लोन ले रखा है। हाँ, तो पार्टनर ए जो है ना, ए पार्टनर जो है वो ए कह रहा है कि मैं पे कर दूंगा मेरी वाइफ को, ये जो जितना भी आप पार्टनरशिप फर्म आपने लोन ले रखा है पार्टनर मेरी वाइफ से मैं पे कर दूंगा। तो क्या ए पार्टनरशिप फर्म को कहेगा कि फ्री में पे करूंगा कि मेरी एडजस्ट, तो ए पे कर रहा है ना, लेकिन ए की जो वाइफ है उसको ए पे कर रहा है अभी। पार्टनरशिप फर्म के हाथ से पैसे जा रहे हैं, ए की वाइफ को कौन पे कर रहा है पैसे, ए की वाइफ को अभी कौन पे कर रहा है, तो ए कर रहा है ना। और ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं ये ए का बना रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म का बना रहे हैं, तो फर्म के हाथ से तो पैसे जा ही नहीं रहे, फिर हिमांशु यूं क्यों कह रहा है तू बैंक में लिख दो इसको। बात समझ आई हिमांशु को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, ए अभी ए कह रहा है कि मैं अभी अपने वाइफ को अपनी तरफ से पैसे दे रहा हूँ, लेकिन वो फ्री में थोड़ी देगा, वो पार्टनरशिप फर्म को कहेगा ना मेरा खाता बढ़ा दो, मतलब कि मेरी कैपिटल बढ़ा देना। जैसे आपने मेरे से, मैंने जब इन्वेस्टमेंट ली तो आपने मेरी कैपिटल कम कर दी, अब मैं आपकी एक लायबिलिटी पे ट्रांसफर क्यों करेंगे एक, अरे ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। अच्छा छोड़ो, मिसेज एज लोन छोड़ो, अगर मैं कहूँ कि बैंक लोन है, ए कह रहा है बैंक लोन मैं पे कर दूंगा, तो फिर तब नहीं फर्म उसको उसका अकाउंट बढ़ाएगी, कैपिटल बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। तो मिसेज ए का अगर वो पे कर रहा है तो इतनी हिमांशु को क्या दिक्कत हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मिसेज ए जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए आउटसाइडर है, जैसे बैंक लोन आउटसाइडर है, ऐसे फर्म के लिए मिसेज ए का लोन भी आउटसाइडर है। तो अगर ए इसका लोन पे करे, या ए ये वाला लोन पे करे, या ए कहे कि मैं क्रेडिटर्स पे कर रहा हूँ, तो वो फ्री में थोड़ी पे करेगा, वो कहेगा मैं अभी पे कर रहा हूँ पर मेरी कैपिटल बढ़ा देना, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट ली तो तुमने मेरी कैपिटल तो बड़ी जल्दी कम कर दी। अब वो फर्म को कहेगा कि मैं तुम्हारी लायबिलिटी पे कर रहा हूँ तो फ्री में थोड़ी करूंगा, अभी मैं पे कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरा इसमें खाता बढ़ा देना, मेरी कैपिटल अकाउंट बढ़ा देना। तो अगर चाहे वो मिसेज ए लोन पे करे, चाहे वो बैंक लोन पे करे, चाहे क्रेडिटर पे करे, कुछ भी पे करे, उसको तो उसका
कैपिटल अकाउंट बढ़नी चाहिए, मानते हो हाँ या ना? क्लियर हो गया हिमांशु को? थोड़ा डाउट था। तो इसलिए याद रखना कि मिसेस ए जो है वो आउटसाइडर है। ए तो कह रहा कि चल मेरी बीवी है, चल मैं पे कर देता हूँ, लेकिन फ्री में नहीं करूंगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे मिसेस एज लोन। अब जितना भी होगा वो पे कर देगा, लेकिन हमने उसकी क्या कर दी, कैपिटल बढ़ा दिया, उसका खाता बढ़ा दिया। हमने कहा ठीक है भाई पे तू कर दे, अभी तेरी बीवी है कोई बात नहीं, लेकिन हम तेरे को इसका जो भी बनेगा वो हम पे कर देंगे तुझे, मतलब हम तेरा खाता बढ़ा रहे हैं, तेरा कैपिटल अकाउंट बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इतना अभी तक मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे की बात करता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना। आगे मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सब कर दिया आपने, सब कुछ आ गया इसमें, सब कुछ भेज दिया, सब कुछ हो गया। अगर लेकिन आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो गुडविल का कुछ नहीं हुआ अभी तक। फर्नीचर हो गया, डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया, गुडविल का नहीं हुआ। मान के चलो क्वेश्चन में कुछ लिखा भी नहीं हुआ। इनका तो लिखा था ना कि फर्नीचर इतने में बिक गया, डेटर इतने में रिकवर हो गए, या इन्वेस्टमेंट ए ने इतने में ले ली। गुडविल के लिए कुछ लिखा नहीं हुआ, या गुडविल की जगह मान के चलो कोई और एसेट भी लिखी होती, प्लांट एंड मशीनरी या कुछ और उसके लिए क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं हुआ कि वो इतने की बिकी या उतने की बिकी। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जैसे अभी हम मान लेते हैं गुडविल लिखी है यहाँ पर 30,000 रुपये जो बैलेंस शीट से हमने उतारी, लेकिन उसके लिए यहाँ मतलब कुछ लिखा नहीं हुआ कि वो इतने में बिकी या ऐसा हुआ या वैसा हुआ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, चाहे गुडविल हो या कोई और एसेट हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोई बताना चाहेगा क्या करेंगे? स्कूल में अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हो या आपके दिमाग से। बिजनेस को बंद कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अरे मान के चलो बेच रहे हो, गुड, फिर वही बात कर ली ना आपने। मैं गुडविल की जगह ये लो प्लांट एंड मैं बोल भी रहा हूँ कि गुडविल के पीछे मत पड़ना। आप सोचो गुडविल की जगह कोई और भी एसेट लिखी है, मैं कह रहा हूँ उसके लिए कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं कह रहा हूँ गुडविल में कंफ्यूज मत हो, गुडविल छोड़ो, कुछ और लिखा है, कोई और एसेट लिखी है, चलो मैंने इसलिए लिख दिया आपका। अब आयुष को मेरे ख्याल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम बिजनेस थोड़ी बेच रहे हैं कुछ है। अब प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी वैसे 30,000 रुपये की थी, या गुडविल भी, मैं कह रहा हूँ चाहे गुडविल भी लिखी हो या प्लांट एंड मशीनरी लिखी हो या कोई और एसेट लिखी हो, वो लिखा है 30,000 रुपये की, और उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है एडजस्टमेंट में कि वो इतने रुपए की बिकी या उतने रुपए की बिकी। तो आपके हिसाब से आप लोग क्या मानते हो कि क्या करना चाहिए उस केस में? लायबिलिटी नहीं है, ये एसेट है। तो प्लांट एंड मशीनरी 30,000 की है, मैं कितने की बेचूं? अपनी मर्जी से ले लूंगा कुछ भी अमाउंट, इतने की बेचूंगा मैं। मार्केट वैल्यू। अब आप क्या सच में प्लांट एंड मशीनरी सच में है क्या? आप शास्त्री नगर में घूमने जाओगे कि ये जी देखो मेरे पास ना बैलेंस शीट में, तो मार्केट में क्या, मैं कह रहा हूँ एडजस्टमेंट में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो आप कह रहे हो मार्केट रेट पे बेच देंगे। मार्केट रेट क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, सिर्फ बैलेंस शीट में लिखा था 30,000 रुपये, उसके बाद एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा। फिर हिमांशु कह रहा है कि मार्केट रेट पे बेचेंगे, तो मैं ऐसा करूंगा शास्त्री नगर ले जाऊंगा, मैं कहूंगा जी आप ऐसा मान लो, शास्त्री नगर में अनाउंस करवाऊंगा, आप लोग ऐसा मान लो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी पड़ी है 30,000 की, तो बताओ आप कितने की इसकी मार्केट वैल्यू लगाओगे? थोड़ा सा बताओ मुझे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। हाँ कहीं भी, पर अब मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ इसका। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल लड़कियां भी पार्टिसिपेट करें, अर्शिता प्राची पारुल भी, क्या करें, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है। पार्टनर्स में कैसे बांटूं, मैं क्या कहूँ, हैंडल तू ले जा, जो मेन वो पुर्जा है वो तू ले जा बी, और जो सी बाकी बचा कुछ है जो है ना तारे वारे, तारे वारे जो है वो तू ले जाइयो सी, ऐसा कर लियो। नहीं ये भी नहीं। बताओ जल्दी बताओ क्या करेंगे, किसी को माइंड में आ रहा हो कुछ? आयुष कुछ बोलना चाहे, बोले जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब दिया आयुष ने, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लांट एंड मशीनरी या गुडविल या कोई और एसेट, कि कुछ नहीं लिखा कि भाई ये एसेट इतने की बिकी या कुछ नहीं, इसका मतलब, इसका मतलब कोई नहीं, सही जवाब तो दिया गुस्से में। इसका, सुनो सुनो, इसका मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में लिखा ही नहीं कि वो कितने की बिकी या इतने की बिकी, तो हम ऐसा मानेंगे कि वो बिकी ही नहीं, वो बेकार थी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम क्या मानेंगे, वो 30,000 की हो चाहे 30 लाख की हो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि भाई उसको इतने में बिकी, कम में बिकी, ज्यादा में बिकी, तो हम ऐसा मानेंगे कि वो एसेट बिकी ही नहीं, और बिकी ही नहीं तो हम उसको यहाँ लिखेंगे ही नहीं। और कभी कभार एक नई चीज आ जाएगी, मेरे ख्याल ये तो आप समझ गए जो मैंने बात समझाना चाहिए कि कुछ नहीं लिखा होगा तो आप भी कुछ नहीं करोगे। एक चीज और हो सकती है, एक एडजस्टमेंट आ जाती है कि ना एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी और वो हमने 2,000 रुपये में बेच दी।
अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब कि हमने यहाँ नहीं लिखी हुई थी वो, मतलब कि हमारे बैलेंस शीट में वो थी नहीं। वो तो हमने जब अपना खाली वाली करा पूरा बिजनेस, तो मान के चलो हमारे ड्रॉर से एक सोने का सिक्का निकल गया, मान के चलो, तो वो अनरिकॉर्डेड था, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा था, लेकिन है तो वो एसेट ना सोने का सिक्का। तो हम जब सारा सामान बेच वेच रहे थे, तो वहां से मान के चलो सोने का सिक्का निकल गया, एक अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई, तो वो हम बेचेंगे। तो यहाँ तो हमने लिखा नहीं, लेकिन जब बेचेंगे तो यहाँ लिख देंगे, बाय बैंक में यहाँ अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड क्या लिख देंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट। और मान के चलो वो 2000 की बिकेगी, तो वो तो आपको पहले पता चल जाएगा, तो यहाँ पर आप 77,000 लिख दोगे, ठीक है ना जी। तो आप अनरिकॉर्ड, ऐसे मत कहना सर हमने यहाँ तो लिखी थी फिर बेच कैसे दी, तो यहाँ तो वो रिकॉर्ड ही नहीं थी इसलिए नहीं लिखी, लेकिन अब बेची है तो यहाँ लिख देंगे 2000 रुपये से अनरिकॉर्डेड एसेट के नाम से। आई थिंक एसेट का सारा क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ लाइबिलिटी साइड में, ज़रा इसको समझना। अब मान के चलो यहाँ लाइबिलिटी में क्या क्या लिख दिया, क्रेडिटर्स, बैंक लोन ये रहा, और मिसेज ए लोन ये भी हो गया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऐसा कुछ नहीं कि हमें किसी को पे करना है, तो वो यहाँ तो नहीं आएगा। या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई ऐसा रिजर्व नहीं है कि हमें किसी को पे करना है, तो ये और ये, तो ये तो यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक तरीके की वैसी लाइबिलिटी नहीं है कि जो हमें पे करनी है। क्रेडिटर्स था, पे कर दिया, बैंक लोन था, पे कर दिया, मिसेज ए लोन था, वो ए ने पे कर दिया, और एक बचा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा हुआ, तो आपके हिसाब से बिल्स पेबल का क्या करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्रेडिटर्स का लिखा हुआ था, बैंक लोन का लिखा हुआ था, मिसेज ए लोन का लिखा हुआ था, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और आईएफआर का तो कुछ लिखा ही नहीं होगा। लेकिन मान के चलो बिल्स पेबल का भी कुछ नहीं लिखा, तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ प्लांट एंड मशीनरी या गुडविल का कुछ नहीं लिखा था, ऐसे बिल्स पेबल का भी कुछ नहीं लिखा। अब क्या करें, बताएं जरा, क्या करें अब। बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसका भी हिसाब हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, बिल्स पेबल का क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। तो आप लोगों के हिसाब से अब मैं बिल्स पेबल का क्या करूं। अब जैसे मैं फिर से आपसे जानना चाह रहा हूँ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। सुन लो ध्यान से, एसेट के बारे में कुछ ना लिखा हो तो कोई बात नहीं, हम उसको नहीं बेचेंगे, क्योंकि इसका मतलब वो बिकी नहीं। लेकिन अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा ना, फिर भी हम पे करेंगे। क्यों, क्योंकि बिल्स पेबल कोई हमारे पैसे थोड़ी छोड़ेगा, वो कहेगा दो भाई, तुम बिजनेस बंद कर रहे हो, इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें तो पैसे चाहिए पूरे। तो याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो कितने में बिकी, तो हम उसको कर देंगे इग्नोर। और अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा कि जी वो इतने में पे करी या उतने में पे करी, कुछ नहीं लिखा, तो फिर भी हम उसको पे करेंगे। किस वैल्यू से, उसकी बुक वैल्यू से। मान के चलो बिल्स पेबल लिखा था 10,000 रुपये बैलेंस शीट में, और नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा, फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट बिल्स पेबल, कितने रुपए से, जो उसकी बुक वैल्यू है उतने से उसको पे करेंगे। ठीक है जी। और एक चीज़ और आ जाती है यहाँ कभी कभी, जब हम ये सब कुछ बंद कर रहे होते हैं ना, तो हमारे कभी खर्चे हो जाते हैं। खर्चे मतलब इसको जब हम बिजनेस बंद करेंगे तो हमारे कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसको कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसको कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो उसको अगर हम पे करेंगे, तो ज़रा कोई एंट्री बता सकता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर मैं पे कर रहा हूँ, मेरी मैं मतलब पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है, तो क्या जर्नल एंट्री होगी, कोई बता सकता है, जल्दी से बताओ। कहीं भी पे हुए हैं, छोड़ो, अब मुझे पे करे, चलो अब बताओ। मतलब मुझे कागज पे लिख के दे दिया रियलाइजेशन, मुझे क्या दिया होगा पार्टनरशिप में, तो फिर कैश ना दिया, आपने कहा रियलाइजेशन टू रजत सर, इसमें कैश तो कहीं नाम ही नहीं आया। तो अच्छा, आपको मैं कैश दे रहा हूँ, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, मतलब मैं पार्टनरशिप फर्म को पैसे दे रहा हूँ। और भी कोई बचा है ऑप्शन। रजत सर अकाउंट डेबिट करोगे, इसका मतलब आपने फिर एक नया अकाउंट ओपन कर दिया रजत सर। मैंने क्या कहा है, हमें सारे अकाउंट बंद करने हैं, खोलने नहीं है। हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, यही तो एंट्री होनी थी। आपका खर्चा हुआ है, खर्चा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और खर्चे का नाम मैंने क्या कहा है, कुछ हो सकता था कमीशन, या आप मुझे ब्रोकरेज दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, या कुछ दे रहे हो, लेकिन आप ये नए अकाउंट ओपन नहीं करोगे। आप ये खर्चा किस नाम से दिखा दोगे,
रियलाइजेशन, क्योंकि हमें नए अकाउंट ओपन नहीं करने, जो ये अकाउंट चल रहा है इसी में सब कुछ डालना है। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में होगा, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मान के चलो 5,000 रुपये। तो ये एंट्री होगी। अच्छा, इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। मान के चलो बी कहता है कि जी पार्टनरशिप फर्म, रियलाइजेशन के खर्चे मैं पे कर देता हूँ। लेकिन फिर से वही जवाब, क्या वो फ्री में देगा? क्या रियलाइजेशन के खर्चे वो फ्री में करेगा या बाद में क्या करेगा? हाँ, तो उस केस में क्या करेंगे? तो एंट्री होगी, हाँ एक मिनट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब अगर फर्म ने पे करे हैं तो टू कैश या बैंक अकाउंट लिख के कर देंगे, और अगर किसी पार्टनर ने पे करे हैं तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख देंगे। हमारा तो खर्चा हुआ है ना। हाँ, अभी ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो याद रखना, रियलाइजेशन अकाउंट जो है ना, उसको डेबिट तो ज़रूर करेंगे जब भी खर्चा होगा रियलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का तो खर्चा हो गया है। अब अगर पार्टनरशिप फर्म ने पे करा है तो टू बैंक कर देगी पार्टनरशिप फर्म, और अगर अभी किसी और ने उसके बिहाफ पे पे करा है तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देगी। लेकिन दोनों ही केस में रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा, क्योंकि खर्चा ये एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म का ही है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो ज़रूर होएगा। तो मान के चलो ये भी 5,000 का खर्चा है, ये सब करोगे आप लोग, और लास्ट में फिर आप टोटल करोगे, जो साइड का टोटल ज़्यादा आएगा उसका टोटल पहले लिख दोगे। मान के चलो यहाँ का टोटल आता है 70,000 रुपये, तो यहाँ पे भी आप 70,000 लिख दोगे। और मान के चलो ये जो ऊपर खर्चे हुए हैं सब कुछ, ये 40,000 के हैं, तो 70 माइनस 40 कितना हो गया? 30,000 रुपये। ये 30,000 आ गया, तो ये 30,000 प्रॉफिट आया है। तो आप एंट्री करोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, और इनको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। मान के चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, तो 10,000, 10,000 और 10,000। तो ये आप ऐसे प्रॉफिट बांट दोगे। आगे के जो हमारे जो अकाउंट है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी इसमें किसी को डाउट है तो वो मुझसे समझ सकता है, पूछ सकता है।